चार्जेस, ये वाला हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन अपने ही दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई ट्रक भेज रहा है, ओके, कोई ट्रक भेज रहा है, उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स है, ओके, उसके अंदर मशीन है, उसके अंदर और भी कुछ इक्विपमेंट्स है, तो यहां पर ट्रक के वैल्यू को हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बोलेंगे। ओके, रीजन इज सिंपल। रीजन क्या था, वो ट्रक तो वापस आने वाला है, ओके, वो मशीन वापस आने वाला है, तो ट्रक के एंड मशीन के वैल्यू को हम सप्लाई नहीं मानते, हम लोग जो स्पेयर पार्ट्स वहां पर फिट होने वाला है, ओके, उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे, बराबर। या तो अगर हम लोगों ने खाली ये ट्रक भेज दिया और बोला कि वापस भेजना ही मत, तो ऐसे केस में ट्रक के वैल्यू को, मशीन के वैल्यू को एंड स्पेयर पार्ट सबके वैल्यू को सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? अभी सेकेंड सर्कुलर इसी कंसेप्ट के ऊपर है, दैट इज इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल नट बोल्ट, ओके, जो हैमर वगैरह रहेगा, ओके, या तो फिर जो पाना पकड़ रहेगा, वो सब चीजें हम लोग बेचते हैं अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को, ओके, वहां पे यूज होने के बाद वो वापस आने वाला है, ओके, तो ऐसे केस में अगर वो वापस ही आने वाला है तो उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे ही नहीं। ओके, रिग्स का मतलब होता है कि जो ऑयल रिग रहता है, मतलब एक वेसल पूरा ऐसा रहता है जिससे हम लोग पानी में से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं ऑयल का, ओके, ऐसा एक ऑयल रिग रहता है। तो वो ऑयल रिग फॉर एग्जांपल रिलायंस ने बनाया है पूरा, ओके, एंड उन्होंने महाराष्ट्र में रखा है उसको, ओके, महाराष्ट्र में उस रिग का काम है। अभी महाराष्ट्र में एक्सप्लोरेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो रिग जाएगा गुजरात, गुजरात में एक्सप्लोरेशन करेगा, उधर काम हो गया, वापस से दूसरे जगह पे जाएगा, मतलब कि बार बार ये हर जगह पे जाते रहेगा, तो इसको हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। समझ में आया क्या? खाली यूजेज का जो चार्जेस रहेगा उसी को मानेंगे, यूजेज का चार्जेस। क्लियर है क्या? तो दोनों सर्कुलर सेम ही था, ओके, खाली फर्स्ट वाले में थोड़ा टाइम डाला हम लोगों ने, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन क्यों है ये मालूम करना था हम लोग, ओके। अभी नेक्स्ट जो सर्कुलर है, ओके, ये क्रॉस चार्ज के ऊपर है। एक बार पहले हम लोग समझेंगे क्रॉस चार्ज क्या रहता है। देखो, अभी तुम लोग को इंटर में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट नहीं था, ओके, आईटीसी चैप्टर में ये आता है, लेकिन ये था नहीं क्योंकि सेक्शन नंबर 20 एंड 21 वो फाइनल लेवल का सिलेबस था, ओके, इंटर में। अभी भी फाइनल में ही है, इंटर में नहीं है। अभी इस कंसेप्ट का पहले मीनिंग बता देता हूं। अज्यूम करो कि रिलायंस का हेड ऑफिस है, ओके, रिलायंस का हेड ऑफिस है। जो बड़ा बड़ा कंपनीज रहता है वो क्या करता है, पेमेंट को सेंट्रलाइज रखता है, ओके, नहीं तो ब्रांच क्या करेगा, अपने मन मर्जी के हिसाब से वो जैसा भी चाहिए वो खर्चा करते बैठेगा, बराबर। अभी समझो रिलायंस ने बोला कि गुजरात ब्रांच आपको जो खर्चा करना है करो और बाद में हम लोग को बता देना, तो गुजरात तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करेगा, ओके। तो रिलायंस एचओ क्या करता है, पेमेंट का कंट्रोल खुद के पास रखता है। खुद के पास रखने के लिए जो भी सप्लायर होगा वो इनवॉइस किसके ऊपर बनाना चाहिए, रिलायंस एचओ के ऊपर। देखो, सर्विस ब्रांच लेगा, बेनिफिशियरीज ब्रांच, जैसे आप लोग के पेरेंट्स आर द रिसिपिएंट ऑफ दिस लेक्चर्स बट यू आर द बेनिफिशियरी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो पेमेंट कर रहे तो वो रिसिपिएंट हुए, बट यू आर द बेनिफिशियरी। वैसे ही यहां पर ओके, रिलायंस गुजरात को कुछ सर्विस चाहिए, ओके, तमिलनाडु को सर्विस चाहिए, महाराष्ट्र को सर्विस चाहिए, ओडिशा को सर्विस चाहिए, तेलंगाना को सर्विस चाहिए, ये सबको सर्विस मिलेगा। लेकिन ये सबको सर्विस मिलेगा, लेकिन इन सभी को पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट कौन करेगा? एचओ करेगा सप्लायर को,
फॉर एग्जाम्पल किसी सीए को ये लोगों ने हायर किया फॉर ऑडिटिंग, ब्रांच ऑडिट। ओके, ब्रांच ऑडिट के लिए एक सीए को हायर किया। सीए किसके ऊपर बिल बनाएगा? एचओ के ऊपर। अभी एचओ के पास दो ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया, क्रॉस चार्ज एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, दो ऑप्शन है। अभी हम लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर समझते क्या होता है। समझो सीए ने चार्ज किया 1 लाख रुपीस एंड 18,000 का जीएसटी चार्ज किया। ओके, सीए ने 18,000 का जीएसटी चार्ज किया। अभी रिलायंस का हेड ऑफिस क्या कर सकता है, इस 18,000 के आईटीसी को ये ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, ब्रांचेस में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जीएसटीआर 6 आईएसडी। ओके, एक रिटर्न रहता है आईएसडी का, वो रिटर्न भर के क्या कर सकते हो लोग, इस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि अभी आईटीसी ये लोग लेंगे, समझ में आ गया, ये लोग आईटीसी लेंगे। ओके, समझो इसके बाद 18,000 था, इन सबका टर्नओवर लिख रहा हूं, 7:2:3:, समझो ये टर्नओवर है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है रिलायंस हेड ऑफिस को, आप एक पहले तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लो आईएसडी का। ओके, दिस इज नॉट योर नॉर्मल जीएसटी नंबर, ये नॉर्मल जीएसटी नंबर नहीं है, ये एक सेपरेट नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएसडी नंबर। ओके, आईएसडी नंबर में क्या होता है, हम लोग का काम क्या है एज आईएसडी, जो भी हम परचेस करते हैं उसके आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारे पास रखना नहीं। हम क्या करेंगे उस आईटीसी का, हम लोग का लायबिलिटी कभी नहीं आएगा। ओके, हमको क्या करना होता है, हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस आईटीसी हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ब्रांचेस इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। ओके, टर्नओवर का रेशियो में ये 18,000 को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी जो भी अमाउंट, हेलो, अभी जो भी हेलो, जो भी अमाउंट आएगा वो आईटीसी कौन लेगा? ओके, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, ये लोग सब लेंगे आईटीसी। हेलो हेलो, ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा कंसेप्ट सेक्शन नंबर 20 में सिखाऊंगा, ये तो खाली मतलब इंट्रोडक्शन टाइप दिया, बाकी डिटेल में आएगा बाद में। तो यहां से हम लोग को क्या समझ में आया कि जो भी खर्चा इनकर हो रहा है बाय रिलायंस एचओ, रिलायंस एचओ क्या करता है, उस खर्चे का जो आईटीसी है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो, गेटिंग द पॉइंट। अभी सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट ने क्या दिया, देखो, क्रॉस चार्ज। फर्स्ट ऑप्शन समझ में आया, आईएसडी। ओके, सेकंड ऑप्शन इज क्रॉस चार्ज। क्रॉस चार्ज का मतलब होता है जो भी खर्चा रिलायंस एचओ कर रहा है उस खर्चे का सामने वाले के ऊपर बिल बना के चार्ज करना। देखो, यहां पर तो हम लोग आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन क्रॉस चार्ज में क्या करेंगे, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर बिल बनाएंगे। बिल बनाएंगे तो भी वही इफेक्ट आएगा। ओके, इफेक्ट इज सेम, समझ में आएगा, इफेक्ट सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आईएसडी के केस में आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, टर्नओवर के रेशियो में, लेकिन क्रॉस चार्ज भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। आ रहा है पॉइंट समझ में? क्लियर है क्या? अपने हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ओके, हम लोग को जितने का भी इनवॉइस बनाने का है उतने का इनवॉइस बनेंगे तो सामने वाले को उतने का आईटीसी मिलेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? क्रॉस चार्ज में और एक कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस हेड ऑफिस में सारे ब्रांचेस का अकाउंटिंग होता है। अज्यूम करो रिलायंस के हेड ऑफिस में क्या हो रहा है, जितने भी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस है सबका अकाउंटिंग किधर हो रहा है, एचओ पे। देखो, ये नोटिस निकलता है ऐसा टाइप का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जितना भी ब्रांचेस है, ब्रांचेस, इन सभी ब्रांचेस का जो अकाउंटिंग है वो किधर हो रहा है, हेड ऑफिस में हो रहा है, बरोबर है। अभी हेड ऑफिस में अकाउंटिंग हो रहा है, मतलब हेड ऑफिस में समझो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टाफ बैठा रहेगा, एम्प्लॉइज बैठे रहेंगे। ओके, अभी एम्प्लॉय को कुछ सैलरी तो पे कर रहे हैं ना ये लोग,
ओके, रिलायंस का हेड ऑफिस कुछ तो सैलरी पे कर रहा होगा, कुछ तो कॉस्ट इनकर कर रहा होगा। अभी वो कॉस्ट प्लस मार्कअप वो चार्ज करना पड़ेगा किसको? ब्रांच को। क्यों चार्ज करना पड़ेगा? हाँ, लेकिन एज पर लॉ क्यों चार्ज करना पड़ेगा? हाँ, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंग पर्सन, ये सब डिस्टिंग पर्सन है। सप्लाई बिटवीन डिस्टिंग पर्सन इज अ सप्लाई इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। अगर रिलायंस एचओ कुछ भी चार्ज नहीं करता इन लोग को, फिर भी क्या मानते? सप्लाई मानते। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है पॉइंट क्या बोला? ओके, एम्प्लॉइज जो है वो हेड ऑफिस में बैठ रहे, हेड ऑफिस में सैलरी ले रहे, मतलब खर्चा सब हेड ऑफिस का हो रहा है। खर्चा पूरे इंडिया का खर्चा हेड ऑफिस कर रहा है, तो उसको रिकवर भी होना चाहिए ना, नहीं तो हेड ऑफिस हमेशा लॉस में दिखेगा। ओके, वो कॉस्ट सेंटर जो रहता है उन लोग का कि इतने इतना ये एंटिटी ने इतना प्रॉफिट लॉस किया, ये एंटिटी ने इतना प्रॉफिट लॉस किया, तो ये एचओ का जो स्टेट रहेगा वो तो लॉस में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए एचओ क्या करता है? सबके ऊपर बिल बनाता है। गेटिंग द पॉइंट? इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस चार्ज। तो गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिया है, या तो क्रॉस चार्ज करो या तो एज आईएसडी आप आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करो। क्रॉस चार्ज में देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट जीएसटी नंबर। ओके, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट जीएसटी नंबर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट जीएसटी नंबर। लेकिन आईएसडी में हम लोग को एक सेपरेट जीएसटी नंबर लगेगा। ओके, सेपरेट जीएसटी नंबर इज रिक्वायर्ड। क्लियर है क्या? आया समझ में? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में हम लोग खाली सर्विस का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब सीए सर्विस हम लोग को मिला, उसी का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने गुड्स खरीदा इन ब्रांचेस के लिए, वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, न्यू ईयर का डायरी खरीदा एचओ ने और बाद में सब ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी ऑफ डायरी टू दैट पर्टिकुलर ब्रांचेस, क्योंकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में सिर्फ सर्विस का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, लेकिन क्रॉस चार्ज में हम लोग गुड्स का भी जो कॉस्ट है वो भी आगे चार्ज कर सकते हैं। है समझ में? ओके, तो क्रॉस चार्ज में यहां पर और एक पॉइंट लिख रहा हूं, ऑल एक्सपेंसेस कैन बी चार्ज्ड टू ब्रांच, बट यहां पर ओनली सर्विस आईटीसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आ रहा है? बोलो, कुछ डाउट है पूछो। हाँ बराबर, हाँ हाँ कर सकते। अरे बिना पूछे आ जाओ, बिंदा सुनो, बिना पूछे आने का। तुम लोग 11 12 में बाहर खड़े रखते हो, इसलिए आदत रहेगा रुक जाने का। जेन्यून रीजन हो सकता है लेट आने का, अपने को क्या मालूम, इसीलिए मैं आने देता हूँ। और बिना पूछे आओ, पूछ के आओगे तो क्या लिंक टूटेगा, उसे तो बिना पूछा। यहां तक क्लियर है क्या? इसमें और कुछ डाउट है बोलो? समझ में आ रहा है क्या तुमको? क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलर। Next circular is on printing of books. तुम लोग को पहले भी था ये वाला, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। नाउ लिसन, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक लिखा,
ओके, वो बुक मैंने टैक्समैन को कॉपीराइट दिया. ओके, आई हैव गिवन कॉपीराइट्स टू टैक्समैन. बोला कि आप इन बुक्स को छापो, आप पूरे इंडिया में आपके वेबसाइट के थ्रू सेल करो. जो भी रॉयल्टी रहेगा उसका सम परसेंटेज, मतलब जो भी आपका बुक का सेल रहेगा उसका सम परसेंटेज एज ए रॉयल्टी मेरे को दे देना. ओके, ट्रांजेक्शन समझो ध्यान से. ऑथर ने क्या किया है, टैक्समैन को कॉपीराइट दिया. ओके, टैक्समैन को क्या दिया, कॉपीराइट दिया. अब टैक्समैन क्या कर रहा है, उसको पहले तो प्रिंट करेगा एंड फिर सेल करके जो प्राइस मिलेगा उसका सम परसेंटेज ऑथर को एज अ रॉयल्टी पे करेगा. सिंपल. अभी टैक्समैन क्या कर रहा है, एक प्रिंटिंग प्रेस में इसको छापने को दे रहा है. प्रिंटिंग प्रेस में. अब प्रिंटिंग प्रेस क्या करता है, इन लोग के पास खुद का पेपर है. ओके, पेपर जो है, पेपर पतला वाला पेपर वापरते हैं लोग. तो पेपर किसका रहता है, प्रिंटिंग प्रेस का पेपर है. प्रिंटिंग प्रेस वाला क्या करता है, इस पेपर को यूज करता है. और जो टैक्समैन से कंटेंट आया है जो कॉपीराइटेड है. ओके, ऑथर का, सॉरी, टैक्समैन का कॉपीराइट रहेगा यहां पर. ओके, टैक्समैन का कॉपीराइटेड कंटेंट है ये. तो प्रिंटिंग प्रेस वाला क्या करेगा, अभी उस कॉपीराइटेड कंटेंट को उस पेपर पे प्रिंट कर रहा है. तो नाउ क्वेश्चन इज, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो टैक्समैन को जब बुक भेज रहा है तो वो गुड्स भेज रहा है कि सर्विस दे रहा है. क्वेश्चन समझा क्या पूछा. टैक्समैन ने पीडीएफ भेजा, किसको भेजा, पीडीएफ, प्रिंटिंग प्रेस वाले को. ओके, पीडीएफ भेजा. अभी प्रिंटिंग प्रेस वाला क्या करता है, खुद का पेपर लेता है. ओके, 10,000 पेपर का शीट, उसके ऊपर वो कंट्रोल पी दबा के प्रिंट आउट दे रहा है. तो प्रिंटिंग प्रेस वाला टैक्समैन को सर्विस दे रहा है या गुड्स दे रहा है. हाँ. नहीं, बाइफर्केशन नहीं है, वही है नॉर्मल. हाँ, सेकंड ट्राई करो. दो ही ऑप्शन है, गुड्स या सर्विस. सर्विस. हाँ हाँ, क्या लग रहा है, सर्विस. आंसर इज सर्विस. ओके, तो प्रिंटिंग प्रेस वाला टैक्समैन को प्रिंटिंग सर्विस दे रहा है. देखो, अपने को दिखने में वो क्या दिख रहा है, हार्ड कॉपी बुक दिख रहा है. ओके, दिखने में वो हार्ड कॉपी बुक छाप के आ रहा है ऐसा दिख रहा है. ओके, लेकिन यहां पर इसको हम लोग सर्विस बोलेंगे, कुछ रीजन है. ओके, ध्यान से सुन. सबसे पहला रीजन, यहां पर जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है, ओके, कॉपीराइट उसके पास नहीं है. ओके, कॉपीराइट नहीं है उसके पास. समझ में आ रहा है क्या. तो प्रिंटिंग प्रेस डज नॉट हैव कॉपीराइट्स. दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर जो फोकस है हम लोग का वो पेपर पर नहीं है. मतलब जो टेंजिबल चीज है, टेंजिबल चीज पेपर, उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है. हमारा फोकस किसके ऊपर है, कंटेंट के ऊपर. एवरीवन, हम लोग का फोकस जो है यहां पर, टैक्समैन का बुक जो सेल होगा, इट वुड बी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पेपर कितना अच्छा यूज किया. सेल कौन से बेसिस पे होगा, ओके, कंटेंट कितना है, कैसा है, उसके ऊपर सेल होगा. समझ में आ रहा है क्या. तो यहां पर हम लोग का फोकस जो है, इट इज ऑन इनटेंजिबल थिंग. ओके, इनटेंजिबल फोकस्ड है. ओके, नॉट ऑन द पेपर. क्लियर है क्या, क्या बोला. ओके, इनटेंजिबल के ऊपर हमारा फोकस है, नॉट ऑन द पेपर. पेपर के ऊपर कोई फोकस नहीं है हमारा. पेपर तो थोड़ा कम ज्यादा चलेगा. अगर मैं बॉन्ड पेपर पे आपको 2 पेज पे पूरा जीएसटी दूं, या तो नॉर्मल पेपर में 500 पेज पे जीएसटी दूं, कौन सा प्रेफर करोगे, 500 पेज है ना, ऑब्वियसली. क्योंकि इधर कंटेंट रहेगा उधर ही तो समझ में आएगा ना चीज. 2 पेज में कैसे हो जाएगा. क्लियर पॉइंट. तो यहां पर हम लोग का फोकस कंटेंट के ऊपर है, पेपर के ऊपर नहीं है. इसीलिए यहां पर प्रिंटिंग प्रेस वाला जो टैक्समैन को बुक छाप के दे रहा है, इट वुड बी ट्रीटेड एज सर्विस. क्लियर है क्या. अभी और एक एग्जांपल देता हूं.
समझो आप लोगों ने अगर जेरोक्स वाले को विजिटिंग कार्ड के लिए पीडीएफ भेजा है, तो आप लोगों ने क्या किया यहां पर, अभी इस बार क्या कर रहे हैं आप लोग, विजिटिंग कार्ड के लिए पीडीएफ भेज रहे हैं, विजिटिंग कार्ड। ओके, ये प्रिंटिंग प्रेस वाला जो है, प्रिंटिंग वाला जेरोक्स वाला, वो आपको कार्ड छाप के दे रहा है। बोलो, इसको गुड्स बोलेंगे कि सर्विस बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गुड्स की सर्विस? हाँ, बोलो बोलो। कितने लोग को सर्विस लग रहा है, गुड्स लगने वाले? ओके, गुड्स इज द राइट आंसर। देखो, यहां पर पहली बात तो कोई कंटेंट है ही नहीं। ओके, कोई भी क्लासेस का विजिटिंग कार्ड आप खुद भी बना सकते हो। उनका लोगो मिलता है गूगल पे, नाम प्रॉपर मिल जाएगा गूगल पे, एड्रेस मिल जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट सिखाते हो तो मालूम ही अपने को, हो गया। और क्या चाहिए विजिटिंग कार्ड में? ओके, विजिटिंग कार्ड में तो कोई कंटेंट है ही नहीं, एक्सक्लूसिव कंटेंट तो है ही नहीं। एंड दूसरा पॉइंट, विजिटिंग कार्ड जब भी आप किसी को दोगे, ओके, तो क्या वो पर्सन आपको पहचानता नहीं है क्या? पहचानता होगा। मोबाइल नंबर तुम लोग ऐसे भी दे सकते थे, पर मोबाइल नंबर हम लोगों ने कार्ड पे लिख के दिया, सर्विसेज कार्ड पे लिख के दिया। हम सीए मालूम है उसको, तो सब सर्विस होएगा ही ना, फिर भी कार्ड क्यों दिया? क्योंकि आगे तक उसके पास सेव रहे अपना कार्ड, किसी और को देना होगा तो। मतलब यहां पर कार्ड के ऊपर फोकस है। ओके, टैक्समैन के एग्जाम्पल में कंटेंट पे फोकस था, बुक पे, अपना पेपर पे फोकस नहीं था। यहां पर पेपर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके ऊपर फोकस है। आ रहा है समझ में? मटेरियल के ऊपर फोकस है। गेटिंग द पॉइंट? कार्ड का थिकनेस जितना अच्छा रहेगा उतना, मतलब वो शाइन करेगा। ओके, वो उतना अच्छा लगेगा। ओके, कंटेंट तो नॉर्मल ही है। अरे हर एक सीए का जो वो रहता है ना कार्ड, उसमें सेम ही रहता है, अकाउंटिंग सर्विस, टैक्सेशन सर्विस, आरओसी कंप्लायंस, वही सब रहेगा। तो अलग क्या है? अलग क्या है इसमें? क्वालिटी ऑफ कार्ड। ओके, थिकनेस, उसके ऊपर जो पेपर पे जो वर्ड्स रहता है, ओके, वो क्या बोलते हैं उसको, बोल्ड रहता है ना, अपन टच करेंगे तो फील होता है वर्ड्स। अगर वैसा वाला बनाया तो और अच्छा लगेगा। तो यहां पर पूरा फोकस कार्ड के ऊपर है, कार्ड के ऊपर जो लिखा है उसके ऊपर नहीं है, कार्ड पे फोकस है। तो यहां पर इसको हम लोग क्या बोलने वाले? गुड्स। हेलो, 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 हेलो। असा आवाज येतोय मध्ये मध्ये. हेलो, हेलो। आया समझ में?
ओके, तो इसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। क्लियर है क्या? और एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोगों को सोच के बोलना है। अगर हम लोगों ने लेटर हेड छपवाया, लेटर हेड मान लो, लेटर हेड कंपनी का लेटर हेड रहता है, उसका लोगो, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह। ओके, तो लेटर हेड अगर हम लोगों ने छपवाया, वेदर इट इज गुड्स और सर्विस, अभी बोलो, सर्विस और गुड्स। चलो खाली सोचो, इसके अंदर कंटेंट है क्या कुछ? क्या हम लोग दूसरे किसी कंपनी का लेटर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? लोगो है, देखो बनाना नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन क्या आप बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो। ओके, लोगो है, ओके, उसको कोई कोई लेटर का कॉपीराइट नहीं रहता है, बुक का कॉपीराइट रहता है। ओके, लेटर हेड का कोई कॉपीराइट नहीं है। अभी रिलायंस का लोगो लिया, रिलायंस का नाम मालूम है, उसका ईमेल आईडी मिल जाएगा, info@समथिंग, ओके, मोबाइल नंबर डाल दो खुद का, हो गया लेटर हेड। ओके, तो लेटर हेड में कोई कंटेंट नहीं है, कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं है, समझ में आया? एंड दूसरा, लेटर हेड में बॉन्ड पेपर पे छपवाया तो अच्छा लगेगा। ओके, नॉर्मल पेपर पे नहीं छापते लोग, नॉर्मली बॉन्ड पेपर पे छपता है। ओके, तो इट इज गुड्स। समझ में कैसे बाइफर्केशन किया? ओके, तो जिधर कंटेंट पे फोकस रहेगा उधर सर्विस, एंड जिधर बुक के ऊपर, दैट इज अपना ये सॉरी कार्ड के मटेरियल के ऊपर फोकस रहेगा, उस पर हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। हाँ, लोगो का कॉपीराइट है, लेकिन हम लोग लोगो को कहीं पर यूज नहीं कर रहे, मतलब हमारे प्रोडक्ट पे यूज नहीं कर रहे। हमारे प्रोडक्ट पे यूज करेंगे तो अलग बात है। ओके, फिर वो कॉपीराइट आएगा, आप लोग को नोटिस। लोगो इज कॉपीराइटेड, ट्रेडमार्क के वेबसाइट पे कॉपीराइटेड रहेगा, लेकिन लोगो आपको यूज नहीं करना है आपके प्रोडक्ट पे लगा के, आप लेटर बना दिए खाली। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। हाँ, कौन सा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसमें हम देखो प्रिंटिंग प्रेस वाला, ये जो अगर कार्ड छाप रहा है तो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। ही कैन नॉट यूज नॉर्मल मटेरियल टू प्रिंट कार्ड, उसको थोड़ा स्पेशल मटेरियल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड में चमक के ऊपर ही तो पैसा है ना। ओके, नहीं तो इतना सा कार्ड है वो, ओके, मतलब A4 का पेपर लेंगे तो एक पेपर पे 8 कार्ड आ जाएगा, बट वो पेपर, वो कार्ड का वैल्यू जो है, मतलब कार्ड का एक्चुअल वाला, वो एक पेपर से ज्यादा कॉस्ट लगता है कार्ड का, क्योंकि वो मटेरियल वैसा यूज हुआ है। ओके, और कुछ डाउट? बोलो, बोल मैं, पक्का? हाँ, और कुछ डाउट रहेगा बोलो। नेक्स्ट सर्कुलर, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट। ओके, ये थोड़ा बड़ा सर्कुलर है, इसके बाद सब छोटे सर्कुलर्स। ओके, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स। अभी टेनेंसी राइट्स का मतलब होता है बेसिकली, यहां पर हम लोग पागड़ी सिस्टम का बात करें, पगड़ी सिस्टम बोलते हैं उसको, या पागड़ी सिस्टम, सुना है कभी? ओके, वो चौल वगैरह का सिस्टम एक रहता है। ओके, उसमें क्या रहता है पहले वो समझते हैं। सन जरूरी जरूरी नहीं है कि चौल में होना चाहिए, बिल्डिंग में भी होता है। ओके, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में भी होता है पगड़ी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लैट है, ओके, इसका प्राइस है 50 लाख रुपीज। ओके, 50 लाख का प्राइस है, लेकिन हमारा इतना बजट नहीं है कि हम लोग क्या कर सके, ये फ्लैट खरीद सके, बजट नहीं है। ओके, हम लोग को अगर भाड़े पर रहना चाहते हैं, भाड़े पर, तो इसका रेंट इज से 10,000 रुपीज पर मंथ। हम लोग को रेंट पे भी नहीं रहने का, मतलब हम लोग को रेंट पे रहना नहीं है और हम लोग को खरीदना भी नहीं है। ओके, रेंट पे अगर रहेंगे तो हर साल भाव बढ़ते जाएगा, आज 10,000 है, कल 15 रहेगा, बाद में 20 रहेगा, तो हर बार ये बढ़ते जाएगा।
एंड प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो इसका भाव भी बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है आज कि हम लोग प्रॉपर्टी खरीद पाए। समझ में आ रहा है? तो भी इन दोनों के बीच में जो है इट इज कॉल्ड एज टेनेंसी राइट्स। ओके, इन दोनों के बीच के पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेनेंसी राइट्स। एंड टेनेंसी राइट्स हम लोग को समझो 4-5 लाख रुपए में मिल जाएगा। ओके, या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस प्राइस से तो सब्सटेंशियली कम ही रहेगा। ओके, अभी अगर टेनेंसी राइट्स हम लोग को मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेनेंसी राइट्स मिलने के बाद हम लोग खुद रह सकते हैं उस जगह पे, या तो हम लोग किसी और को सबलेट भी कर सकते हैं। अगर रेंट पे रह रहे होते तो हम लोग को ही रहना पड़ता। ओके, हम लोग को ही रहना पड़ता, हम लोग आगे सब रेंटिंग नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर हम लोग के पास क्या है, टेनेंसी राइट्स है, ओके, वी कैन फर्दर रेंट इट टू समवन एल्स। अगर आपको घर पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, रेंटेड घर पे मॉडिफिकेशन करना है, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। पर अगर हमारे पास टेनेंसी राइट्स है और हम लोग को कुछ मॉडिफिकेशन करना है, हम लोग कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिलता है अगर आपके पास क्या है, टेनेंसी राइट्स है। आ रहा है कुछ समझ में? तो टेनेंसी राइट्स अगर लैंडलॉर्ड बेच रहा है, ओके, टेनेंट को, और टेनेंट अगर समझो कुछ साल रहने के बाद आगे बेच रहा है, तो क्या टैक्सेबिलिटी होगा, ये हम लोग सीख रहे हैं इस सर्कुलर में। समझ में क्या सीख रहे हैं? अभी ये जो टेनेंसी राइट्स का ट्रांजैक्शन है, ओके, इसके ऊपर लगता है स्टैम्प ड्यूटी। ओके, एंड अगर घर खरीदते तो भी स्टैम्प ड्यूटी लगने वाला है, यस और नो? ओके, घर खरीदेंगे तो भी स्टैम्प ड्यूटी लगने ही वाला है, एंड अगर टेनेंसी राइट्स खरीदते तो भी लगता है। समझ में आ रहा है? अगर घर खरीदते तो स्टैम्प ड्यूटी लगने वाला है, समझो आफ्टर सीसी है, आफ्टर सीसी बोलो जीएसटी लगेगा कि नहीं घर के ऊपर? आफ्टर सीसी नहीं लगेगा, बराबर है। आफ्टर सीसी रहता तो नहीं लगता है, नो जीएसटी। अभी ये घर तो रेडी है, इस घर का हम लोग को टेनेंसी राइट्स चाहिए। तो लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा कि अगर हम लोग घर खरीदते हैं तो आपने क्या बोला? नो जीएसटी। सिंपल। यहां पर भी तो वही हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, घर से रिलेटेड तो टेनेंसी राइट्स ले रहे हैं और स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हैं ना। इधर देखो, इधर भी स्टैम्प ड्यूटी है, इसलिए नो जीएसटी। तो लोगों ने क्या पूछा, यहां पे भी स्टैम्प ड्यूटी है तो यहां पे भी नो जीएसटी। पर गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं। शेड्यूल 3 में क्या, किस चीज का बात किया था? शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में किस चीज का बात किया था? बिल्डिंग। ओके, टेनेंसी राइट्स का बात नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? देखो, शेड्यूल 3 इज अ स्पेसिफिक शेड्यूल कि यहां पर जो लिखा है वही नॉट अ सप्लाई। ओके, जो उसके बाहर है वो सब सप्लाई है। तो टेनेंसी राइट्स वाज नॉट मेंशन्ड इन शेड्यूल 3, सो नॉट इन शेड्यूल 3, दैट्स व्हाई इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। आया अपन समझ में? लोगों ने क्या पूछा वो क्लियर हुआ क्या? लोगों ने क्या पूछा कि इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है और आप जीएसटी नहीं लेते, तो यहां पर भी वही कर दो ना, स्टैम्प ड्यूटी ले रहे हो तो जीएसटी मत लगाओ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि बिल्डिंग स्पेसिफिकली शेड्यूल 3 में मेंशन था। ओके, एंट्री नंबर 5 में सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, पर यहां पर मेंशन है क्या शेड्यूल 3 में टेनेंसी राइट्स? नहीं। अगर मेंशन नहीं है इस वजह से इसको क्या मान लेंगे? सप्लाई। आया पॉइंट समझ में? देखो, जीएसटी लगाएंगे कि नहीं वो अब तक डिस्कस नहीं किया। क्या डिस्कस किया अब तक? सप्लाई है। यहां तक समझा? इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलो, समझ में यहां तक? यस। देखो, लॉजिक क्या है कि एक्चुअली सर्विस है। टेनेंसी राइट्स दिया मतलब रहने का अधिकार दिया। ओके, तो मैं अगर आपको मेरा जगह यूज करने दे रहा हूं, आपको मैं टेनेंट बना रहा हूं, तो मैं कुछ काम ही कर रहा हूं ना, कुछ सर्विस ही दे रहा हूं आपको। ओके,
तो ये सप्लाई है, लेकिन जीएसटी लगेगा कि नहीं वो देखते हैं अभी। अभी गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंसी राइट्स बेचा है टी को, ओके, उसके लिए इसने 5 लाख रुपए लिया, ओके, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये टेनेंसी राइट जो सेल हुआ है ये फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर रेसिडेंशियल पर्पस या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए तो इसके ऊपर नो जीएसटी, मतलब ये एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब यहां पर अगर हम लोग टेनेंसी राइट्स लेते हैं एज अ टी तो हम लोग को सप्लाई माना गया है, लेकिन जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर रेसिडेंशियल पर्पस है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम लोगों ने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट्स लिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी का, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि अभी आप लोग को यह सप्लाई टैक्सेबल माना जाएगा। मतलब अगर ये टेनेंसी राइट्स 5 लाख रुपीस का इफ इट वाज इन रिलेशन टू कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो यहां पर लैंडलॉर्ड को जीएसटी चार्ज करना पड़ता हम लोग को। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या कंसेप्ट? तो इस 5 लाख को बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम, इसको हम लोग बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। गेटिंग द पॉइंट? यहां तक समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है बोलो, क्योंकि आगे वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां तक समझ में? हाँ हाँ बराबर है। तो वो आईटीसी भी ले पाएगा, इसीलिए वो टैक्सेबल रखा। वो एक ही प्रॉपर्टी थोड़ी बेच रहा है, अगर एक ही है तो जरूरत नहीं है। देखो यहां पर बोला है टैक्सेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी भरना है। जीएसटी भरने के लिए आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होना चाहिए, ओके, वो तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये 5 लाख तो हमारे साथ ट्रांजेक्शन किया और 5-6 प्रॉपर्टी भी होगा ना, उसका सब मिला के 20 लाख गया तो टैक्सेबल होगा एंड जीएसटी भरना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो इसमें आरसीएम कब लगता है? आरसीएम जब गवर्नमेंट ने बोला है तभी लगता है, नोटिफाइड चीजों पे लगता है, ओके, सब चीज पे आरसीएम नहीं लगेगा। ओके, यहां पर ये जो कैटेगरी है लैंडलॉर्ड का एंड टेनेंट का, उल्टा ये तो प्रॉपर है, लैंडलॉर्ड एक रहेगा उसके 4 जमीन रहेंगी, तो सप्लायर कम हुआ, रिसिपेंट ज्यादा हुआ। ओके, तो फॉरवर्ड चार्ज के लॉजिक में बैठ रहा है वो, नॉट इन आरसीएम लॉजिक। समझा भाई? क्या तक क्लियर है सबको? वापस से रिपीट कर रहा हूं क्या सीखा। लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा कि नॉर्मल बिल्डिंग अगर हम लोग खरीदते, फ्लैट खरीदते, तो आप स्टैंप ड्यूटी लगा रहे हो, तो जीएसटी मत लगाओ, जीएसटी नहीं लगा रहे आप, तो यहां पर भी वही करो, स्टैंप ड्यूटी लगा रहे हो टेनेंसी राइट्स पे, तो जीएसटी लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाना चाहिए, ऐसा लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि टेनेंसी राइट्स का ट्रांजेक्शन इज नॉट मेंशन्ड इन शेड्यूल 3, इसीलिए इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। क्लियर है क्या? इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। अभी जीएसटी आएगा कि नहीं उसके बाद डिस्कस किया। ओके, जीएसटी आएगा कि नहीं? लैंडलॉर्ड ने अगर टेनेंसी राइट्स बेचा फॉर ₹5 लाख, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रहेगा तो आएगा, प्रोवाइडेड उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर, ये बाय डिफॉल्ट है। और अगर रेसिडेंशियल रहेगा तो, अगर रेसिडेंशियल रहेगा तो नहीं आएगा। समझ में आया सबको? क्लियर है क्या? अभी आगे, अभी ये जो टेनेंट है ये यहां पर 10 साल के लिए रहता है, अभी 10 साल के लिए रहता है। अभी 10 साल में जो इसका टेनेंसी राइट्स का वैल्यू था 5 लाख का, वो भी तो ग्रो करेगा ना। देखो ये प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है 50 लाख का, वो कैसे हो रहा है? अप्रिशिएट हो रहा है। ओके, लैंड रियल एस्टेट, ओके, अप्रिशिएट होगा धीरे 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 करके, तो वैसे ही इसका टेनेंसी राइट्स का वैल्यू भी अप्रिशिएट होगा। तो भी ये 5 लाख का टेनेंसी राइट्स उसको से 12 लाख फेच कर रहा है। ओके, 10 साल के बाद ये 5 लाख का जो वैल्यू था वो कितना हो गया? अभी 12 लाख। मतलब कि मार्केट में अगर टेनेंसी राइट्स अभी टी बेचेगा तो वो टी बेच सकता है मार्केट में, टी बेच सकता है मार्केट में, ऐसा क्लॉज रहता है उन लोग के टेनेंसी राइट्स में। तो टी कैन सेल इट टू एनीवन एट ₹12 lakhs।
तो इसमें लैंडलॉर्ड का क्या फायदा हुआ? देखो लैंडलॉर्ड का क्या फायदा है, लैंडलॉर्ड को तो पहली बात तो 50 लाख मिला नहीं और खाली 5 लाख मिला। ओके, अनरियलाइज फायदा है, जो प्रॉपर्टी का भाव बढ़ा है, ओके, वो अनरियलाइज गेन तो है उसके पास, लेकिन 10 साल में उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट रियलाइज कुछ नहीं हुआ। दिख रहा है समझ में क्या? ओके, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ओके, टेनेंसी राइट का जो पाकड़ी सिस्टम एक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि जो भी प्रॉफिट टेनेंट को होगा उसका 50% उसको किसको देना पड़ेगा? लैंडलॉर्ड को। क्या बोला? जितना भी प्रॉफिट किसको होगा? टेनेंट को जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% किसको देना है? लैंडलॉर्ड को। प्रॉफिट का 50%, सेलिंग प्राइस का 50% नहीं, प्रॉफिट का 50%। तो मतलब यहां पर अगर ये 12 लाख में आगे बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट हुआ टी को? 7 लाख का प्रॉफिट हुआ, 12 लाख अपना 5 लाख में खरीदा था, 12 लाख में बेचा, तो 7 लाख का 50% किसको मिलेगा? लैंडलॉर्ड को। मैकेनिज्म समझा? टैक्सेबिलिटी बाकी है, मैकेनिज्म समझा? ओके, अब यहां पर बोला हुआ है कि टेनेंट को चाहे आपका रेजिडेंशियल पर्पस हो या फिर कमर्शियल, दोनों केसेस में आप लोग को तो जीएसटी भरना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो टेनेंट को क्या बोला है, 12 लाख का जो आप सेल वैल्यू कर रहे हो, अगर ये रेसिडेंशियल का होता तो भी जीएसटी भरना ही है आपको, एंड कमर्शियल का रहेगा तो भी भरना है। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि अपना जो टेनेंसी राइट्स है वो क्यों लिया था इसने? रहने के लिए, रहने के लिए। अभी वो क्या करता है, ज्यादा भाव पे बेच रहा है, ओके, ज्यादा भाव पे बेच रहा है, तो उसका मोटिव चेंज हो गया अभी, ऐसा वो मान रही गवर्नमेंट। ओके, उसने लिया था रहने के लिए, अभी वो सेल कर रहा है। ओके, अगर मान के चलो कि वो सच में इतना ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, तो टोटलिटी में 20 लाख से कम आएगा आंसर, तो जीएसटी वैसे भी भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही प्रॉपर्टी है उसके पास, ओके, एक ही प्रॉपर्टी है, अगर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, तो ज्यादा अमाउंट आएगा तो भरना पड़ेगा। बड़ा प्रॉपर्टी मतलब लग्जरी, एक जन के लिए बड़ा प्रॉपर्टी, या तो अगर छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है और बहुत सारे तो वो बिजनेस हो गया। मतलब दोनों साइड से फुलफिल हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोला? अगर समझो एक ही प्रॉपर्टी आपके पास मरीन लाइंस पे, अगर उसका वैल्यू बहुत अच्छा है, अगर मरीन लाइंस का प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट्स आपने बेचा तो आपको ज्यादा पैसा रियलाइज होएगा, तो वो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। ओके, तो जीएसटी भरना पड़ेगा टेनेंट को 12 लाख पे, तो जो भी अमाउंट रहेगा तो भी उसके ऊपर। लेकिन अगर एकदम कम अमाउंट है बट फिर भी टोटलिटी में 20 लाख के ऊपर जा रहा है तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। मतलब कि आपके पास एक प्रॉपर्टी नहीं था, 5-6 प्रॉपर्टी था। अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है मतलब कि आप लोग का बिजनेस पर्पस है, आ रहा समझ में? या तो अपने जैसे लोग अगर एक प्रॉपर्टी लेते हैं और 12 लाख में बेचते हैं तो जीएसटी भरने को नहीं आएगा, लेकिन सप्लाई टैक्सेबल है, क्योंकि जीएसटी भरने नहीं आएगा। बंद करने का इसी, और तो जीएसटी यहां पर हम लोग को भरने को नहीं आएगा भले, पर सप्लाई क्या माना जाता है? टैक्सेबल। ओके, जीएसटी भरने कब आएगा? व्हेन टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। यहां तक समझ में आया क्या बोला? वापस से रिपीट कर रहा हूं, लैंडलॉर्ड अगर बेचेगा, लैंडलॉर्ड के बेचने पर रेसिडेंशियल में एग्जेम्पशन रखा है क्योंकि ये तो ट्रांजेक्शन का ओरिजिन है। ओके, ट्रांजेक्शन का ओरिजिन है, पहली बार कोई पर्सन आ रहा है अगर, तो वो उधर एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर टेनेंट बेचेगा, टेनेंट बेचेगा, लैंडलॉर्ड ने, टेनेंट बेचेगा, तो यहां पर क्या बोला है, दोनों पर्पस के लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अभी टेनेंट के पास एक ऑप्शन और रहता है, या तो T1 को सेल करो या तो ये टेनेंसी राइट्स को सरेंडर कर दो टू लैंडलॉर्ड। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है? देखो, अगर समझो ये प्रॉपर्टी है वो रीडेवलपमेंट में जाने वाला है,
प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट में जाने वाला है। तो जो बिल्डर है वो क्या करता है, सब लोग को एक्स्ट्रा पैसा दे देता है, बोलता है कि आप जगह खाली करो 3 साल के लिए, जब तक नया बिल्डिंग बन रहा है, और बाद में आ जाना विथ एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलेगा। ओके, नॉर्मल ट्रांजेक्शन ऐसा होता है। तो अगर मेरे पास टेनेंसी राइट्स है तो लैंडलॉर्ड रीडेवलपमेंट में जा नहीं सकता है। ओके, तो वो क्या करता है, सब लोग से टेनेंसी राइट्स वापस ले लेता है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस में तो कोई देगा ही नहीं, बोलेगा कि मैं मार्केट में बेचता हूं ना, आप उतना पैसा नहीं दे रहे हो। तो उसने 12 लाख में टेनेंसी राइट्स खरीद लिया, खुद का ही टेनेंसी राइट्स खरीद लिया। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सरेंडरिंग ऑफ टेनेंसी राइट्स। सरेंडरिंग मतलब टी ने क्या किया, इस बार सरेंडर किया। सो टी के पास ऑप्शन क्या रहता है, ऑप्शन 2 सरेंडर टेनेंसी राइट्स। ऑप्शन 2 सरेंडर टेनेंसी राइट, समझ में आया? ओके, टेनेंसी राइट्स को अगर वो सरेंडर भी करता है तो भी इफेक्ट सेम ही रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? सरेंडर किया तो भी जीएसटी लगेगा ऑन 12 लाख। क्लियर है क्या पॉइंट? सरेंडर करने पे भी जीएसटी आएगा। ओके, यहां पर 50% में कैसे करेंगे देखो, 12 लाख रुपीस प्लस जीएसटी, इसके ऊपर 18% निकालो। ओके, इतना वैल्यू आया टोटल 14,16,000 बरोबर। अभी इसमें से वो कितना रिटर्न करेगा, पहले तो देखो, इसमें 2,16,000 तो उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को देने का ही है, जीएसटी टेनेंट को देना ही है, तो ये 2,16,000 ओके उसको देने का ही है जीएसटी, तो यहां से मैं हटा देता हूं इसको। ओके, इतना रिटर्न कर लेगा। उसके बाद उसको 50% देना भी था ना, 50% जो है प्रॉफिट कितना हुआ है टेनेंट को, 7 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसका 50% देना भी है। ओके, तो 3.5 लाख तो उसको देना ही पड़ेगा। कितना आंसर आ रहा है? 8,50,000। ओके, मतलब जो 14,16,000 मिलेगा, इसमें से जो टेनेंट है उसको जीएसटी भरना पड़ेगा 2,16,000, उसको लैंडलॉर्ड को शेयर करना पड़ेगा 3,50,000। ओके, तो यहां पर 8,50,000 उसके पास बचेगा। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? उसने कितने में खरीदा था ये? 5 लाख में, 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 8,50,000। कटिंग द पॉइंट? इस तरह 2,16,000 तो किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, 3.5 लाख तो प्रॉफिट शेयरिंग में जाएगा, बचा हुआ जो 8,50,000 है वो उसके पास रहेगा। ओके, ये 8,50,000 टोटल है, इसमें से अगर हम लोग 5 लाख माइनस करेंगे तो 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ जो 50-50 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है? तो अपना टेनेंसी राइट्स का सर्कुलर हुआ। हाँ, हाँ आता है कैपिटल गेन इसके ऊपर। हाँ, नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 5 लाख रहेगा। हाँ, टेनेंट ही भरेगा। हाँ हाँ, इसका देखना पड़ेगा, और डायरेक्ट टैक्स का आइडिया नहीं। चलिए, मैं जब फाइनल क्लियर हो उसके बाद डायरेक्ट टैक्स हाथ ही नहीं लगा है, खाली जितना रिक्वायर्ड रहता है आईटीआर के लिए उतने, इसका आइडिया नहीं है। हाँ, टेनेंसी राइट सबलेट नहीं हो सकता, मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर आप रह सकते हो। हाँ, रेंट पे दे सकते हैं। रेंट पे देखो, रेंट के ऊपर जीएसटी पहली बात तो रेसिडेंशियल के ऊपर नहीं है, कमर्शियल के ऊपर है। ओके, तो रेंट जो भी कलेक्ट होता है उसका भी 50% लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है हम लोग को। yes. अच्छा, उसमें वो अपना फॉर्मेट में एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर करके रहता है ना, उसमें से डिडक्शन मिल जाएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि सेल किया ना आपने तो आपको पे करने को बन रहा है, तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर करके रहता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर,
तो वो सब माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर लगेगा इनकम टैक्स, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा टेनेंट के ऊपर। नहीं, एक्चुअली जिसके पास पैसा मिला उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी रहेगा, ट्रांसफर किसने किया, देखो ट्रांसफर जो करेगा उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगा। देखो अभी समझो मैंने, समझो आप लोग को लैंड बेचा, ओके, एंड जो पैसा आया वो मैंने और मेरे भाई ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके, तो कैपिटल गेन तो मेरे को लगेगा क्योंकि लैंड मेरे नाम पे था, समझ में, प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है वो अलग पार्ट है, ओके, लेकिन लैंड मेरे नाम पे था, मैंने सही किया, एग्रीमेंट पे मेरा नाम था, तो फिर क्या होएगा, ओके, मेरे इसमें आएगा वो। हाँ, वो रिवर्स कैलकुलेट करके देना पड़ेगा उसको। हाँ, क्लियर है यहां तक? तो अपना ये वाला पूरा हो गया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, हाँ, क्या हुआ? हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, एफ सी एम या तो कुछ नहीं। देखो आरसीएम कब लगता है, जब बोला होगा, ओके, ऐसा नहीं कि अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को सेल किया तो आरसीएम, ऐसा नहीं है, ओके, ऐसा नहीं है। जिधर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली लिख के दिया उधर ही आरसीएम, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। कौन से इसमें? देखो इसमें टेनेंसी राइट्स में क्या होता है, जो लैंड ओनर है, ओके, इसको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन तो मिल रहा है, मतलब अभी समझो कि, हाँ, हाँ, देखो देखो, अभी समझो मार्केट में जाएगा तो ज्यादा में खरीद रहा है वो, 12 में खरीदना पड़ेगा, खुद का ही प्रॉपर्टी का राइट 12 में खरीदना पड़ेगा, तो उसके खुद के प्रॉपर्टी का ये वैल्यू भी तो बढ़ गया ना, तो उधर कॉम्पेंसेट हो जाता है वो चीज। उल्टा ये तो ज्यादा पेस पे बढ़ेगा, 50 का वो 80 हो गया रहेगा, 90 हो गया रहेगा। देखो इधर आप डबल समझो इसको, 5 into 2, उसके भी ज्यादा 12 लाख हो गया, ओके, तो यहां पर भी 50 into 2, 1 करोड़ से ज्यादा तो चला गया उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू, तो इसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा देने में क्या फर्क पड़ेगा, ओके। एक्चुअली क्या हो गया, थोड़ा रनिंग में रहा ना वो प्रॉपर्टी, ओके, यूज होता रहा, क्या हुआ, हाँ, टेनेंसी रेट्स क्लियर है सबको? हाँ, हाँ, तो लगेगा जीएसटी, नहीं लैंडलॉर्ड को, हाँ, टेनेंट आउट हो गया पिक्चर से, ओके, फिर जब ये T1 को बेचेगा तब वापस से एक अग्रीमेंट बनेगा बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड T1, ओके, कि मैंने खरीदा है टी से, ऐसा करके एग्रीमेंट बन जाएगा, ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग किसको दिया जाएगा, लैंडलॉर्ड को ही दिया जाएगा। अगला, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, अभी क्या रहता है वो समझते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आरसीएम है, हम लोग बाद में सीखने वाले वो, ये आरसीएम का ट्रांजेक्शन है, बाद में सीखेंगे। अभी सुनो ये क्या रहता है, अभी आरबीआई जो है, ओके, वो हर साल एक प्रायोरिटी सेक्टर को चूज करती है
कि ये साल में ये सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर या एजुकेशन, ओके, या डिफेंस या कोई भी ऐसा। तो आरबीआई क्या सोचती है कि जो बैंकर्स है, ओके, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, उन सबको एक गाइडलाइन जाता है कि आप लोग का टोटल लोन पोर्टफोलियो, मतलब जितना भी आपने लोन दिया है उसमें से 40% लोन आप लोग को इसी सेक्टर में देना है। समझ में क्या बोला? समझो एक एचडीएफसी बैंक है और एक है एनकेजीएसबी बैंक, अपना इधर का लेता हूं, टीजेएसबी, थाने जनता, ओके, टीजेएसबी। अभी टीजेएसबी कोऑपरेटिव बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, एंड ये प्राइवेट बैंक। पर दोनों को नॉर्म्स सेम दिया है। क्या नॉर्म्स दिया है? दोनों को अपने टोटल लोन्स का पूरे साल का 40% किसको देने का है? 40% देना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, दोनों को किसका 40% अपने लोन, टोटल पूरे साल का टोटल लोन जितना रहेगा उसका 40% किसको देना है? एग्रीकल्चर सेक्टर को। अगर आप लोगों ने उतना रिक्विजिट अमाउंट नहीं दिया तो पेनल्टी लगेगा, एंड हो सकता है आपका बैंकिंग का लाइसेंस कैंसिल भी हो। ओके, तो कोई भी बैंक इसको फुलफिल कर डालेगा। एक ड्यू डेट रहता है, कट ऑफ डेट, वहां तक में फुलफिल करने का इसको। समझ में? अभी सुनो, अभी पूरा साल खत्म होने आया। ओके, आरबीआई का जो ड्यू डेट था कंप्लायंस का वो आ गया ऑलमोस्ट, से 30 जून ड्यू डेट है। ओके, एचडीएफसी बैंक ने 30% लोन दे दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को, एंड टीजेएसबी ने समझो 70% लोन दिया। ओके, जितना बोला था उससे बहुत ज्यादा दिया, एंड वो प्राइवेट बैंक है, उसने 30% ही दिया अब तक। तो एचडीएफसी बैंक को और 10% के लिए क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, बरोबर है? अभी क्लाइंट इतना जल्दी मिलेगा ही नहीं। ओके, 15 दिन बाकी है समझो कंप्लायंस को। अगर तो क्लाइंट किधर ढूंढते बैठेंगे? ऐसे ही किसी को उठा के दे नहीं सकते लोन। ओके, वो रिपे नहीं करेगा तो पूरा लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है यहां पर, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो लोग ने ज्यादा लोन्स दिया है, ओके, उन लोग को एक रिवॉर्ड देता है। ओके, इन लोग को एक रिवॉर्ड मिला। ओके, रिवॉर्ड को बोलते हैं हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ओके, इन लोग को रिवॉर्ड मिला, टीजेएसबी को रिवॉर्ड मिला। क्यों रिवॉर्ड मिला? उसने ज्यादा लोन दिया है प्रायोरिटी सेक्टर को, इसीलिए उसको प्रायोरिटी सेक्टर का लेंडिंग सर्टिफिकेट मिल गया। ओके, अभी ये सर्टिफिकेट का ये लोग क्या करते सुनो। अभी जो एक वेबसाइट रहता है ई कुबेर प्लेटफॉर्म करके, ओके, ये ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सेल होता है। किसका घड़ी बज रहा है? ओके, उसके बाद देखो ई कुबेर प्लेटफॉर्म रहता है, उसके ऊपर क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सेल होता है। सेल होता है मतलब कि अभी एचडीएफसी बैंक है बराबर, इसको और 10% का कंप्लायंस करने का है, तो एचडीएफसी बैंक ऐसा सर्टिफिकेट बाय करता है तो भी आरबीआई इसको अलाउ कर लेता है। अभी एग्जांपल यहां पर इसको 10% का जरूरत था। ओके, अमाउंट वाइज देखेंगे तो इसको समझो 10 करोड़ का जरूरत था। ओके, एंड पीएसएलसी 10 करोड़ का ही पीएसएलसी है समझो। ओके, कितने मिलेगा से 1 करोड़ में मिलेगा। देखो क्या हो रहा है सुनो, अगर एचडीएफसी बैंक ने ये 1 करोड़ का सर्टिफिकेट खरीदा तो माना जाएगा कि एचडीएफसी बैंक ने 10 करोड़ रुपया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट अपना प्रायोरिटी सेक्टर में दिया। एचडीएफसी बैंक का शॉर्टफॉल कितना है? 10 करोड़ इन द टर्म ऑफ लोन, लोन अमाउंट 10 करोड़ का शॉर्ट दिया। ओके, अभी अचानक से हम लोग क्लाइंट ढूंढ नहीं सकते, तो यहां पर एचडीएफसी बैंक क्या करता है, एक ऐसा पीएसएलसी खरीदता है जिसमें 10 करोड़ का वैल्यू फुलफिल होता हो, लेकिन वो उसको कितने मिल रहा है इस बार? 1 करोड़ में। तो अभी 1 करोड़ किसको जाएगा? टीजेएसबी को जाएगा। देखो 1 करोड़ वापस नहीं आएगा, 1 करोड़ इज द एक्सपेंडिचर।
तो टीजेएसबी को फायदा हुआ ना, क्योंकि उन लोगों ने बेचारों ने प्राइवेट सेक्टर को ना दे के प्रायोरिटी सेक्टर को दिया, तो उसका फायदा उसको इस तरीके से मिलेगा, प्रायोरिटी सेक्टर का सर्टिफिकेट बेच बेच के। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या हुआ ट्रांजेक्शन? बोलो, ये ट्रांजेक्शन में कोई डाउट है क्या? पूछो। हाँ हाँ, वो लोन का तो इसी के पास ही है। यस यस, ओके, मतलब 10 करोड़ का सर्टिफिकेट गया, लेकिन जो टीडीएसबी ने लोन दिया है वो क्लाइंट ईएमआई टीडीएसबी को ही भरेगा, ओके, एचडीएफसी को नहीं भरेगा। मतलब टीडीएसबी फुल फायदे में, लोन का पैसा भी इसको ही मिलेगा, एंड एचडीएफसी ने जो 1 करोड़ का खरीदा है वो भी 1 करोड़ इसको ही मिलेगा। एंड फायदा होना भी चाहिए, क्योंकि इसने ज्यादा लोन दिया ना, तो फायदा होना भी चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ, तो देखो, अगर समझो 10 करोड़ का लोन दिया होता तो 10 करोड़ तो उसको वापस भी मिलता एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता। तो एचडीएफसी बैंक हमेशा ऐसा नहीं करेगा, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा कि प्राइवेट वालों को मैं दे सकता हूं कि नहीं। अगर मैं उसको दे सकता हूं और एग्रीकल्चर को नहीं दूंगा तो मैं किधर फायदे में हूं। तो उस तरीके से एनालिसिस करके वो 1 करोड़ का ये खरीदेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कंप्लायंस 1 करोड़ के इससे करेगा, फिर तो लॉस ही होगा ना उसको। ओके, हाँ, और कुछ ना। हाँ, नहीं नहीं, ये सर्टिफिकेट टीजेएसबी के नाम पर है, टीजेएसबी ने एचडीएफसी को दिया है। ओके, तो एचडीएफसी कैन नॉट सेल दिस सर्टिफिकेट। उस देखो, एचडीएफसी को अगर सेल ही करना होता तो इसका कंप्लायंस कब होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो उसको रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसको रखना पड़ेगा, वो लेके सेल नहीं कर सकता उसको। हाँ, नहीं ना, प्रॉफिटेबल नहीं है ना। क्यों प्रॉफिटेबल है? हाँ, वो बराबर है आपका, लेकिन इधर क्या देखो, प्राइवेट में देके ज्यादा कमा रहा है, लेकिन ये फालतू का इतना रुपया जा रहा है ना। ओके, 20 करोड़ रुपया ऐसा खर्चा हो जाएगा उसका। ओके, वेस्ट का खर्चा। तो आरबीआई पहले क्वेश्चन करेगा कि आरबीआई का नॉर्म्स का क्या मतलब है। ओके, एक लिमिट तक ही ये देते होंगे वो लोग। आरबीआई का खुद का इंटरनल सर्कुलर होगा कि 100% यू कैन नॉट परचेज थ्रू पीएसएलसी, आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा। एंड उसके इन्वेस्टर भी क्वेश्चन उठाएंगे कि इतना खर्चा किधर हो गया। समझ में? हाँ, क्लियर है यहां तक? तो हम लोग को खाली इस पॉइंट में ये सीखना है कि पीएसएलसी इज कॉल्ड एज गुड्स, बस। ओके, पीएसएलसी को हम लोग गुड्स बोलते हैं। तो एचडीएफसी को और परचेस करना पड़ेगा बाहर से। ओके, दूसरे दूसरे बैंक से परचेस करना ही पड़ेगा उसको। नहीं होता ही ऑप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक देखो, जो गवर्नमेंट बैंक रहता है ना, जैसे नाबार्ड का बैंक्स वगैरह, ओके, उनका काम ही एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है। ओके, तो उनके पास एक्स्ट्रा रहता ही है। और अगर समझो ऐसा लगता है, देखो इन लोग को रिटर्न वगैरह भी फाइल करना पड़ता है। ओके, एट द एंड मालूम पड़ेगा कि कितना शॉर्टफॉल है, फिर लोग प्राइजेस को एडजस्ट कर लेंगे, कोई सर्टिफिकेट का प्राइस ज्यादा कर देंगे। ओके, तो डिमांड मतलब उतना कम हो जाएगा कि सब लोग ना खरीद पाए उसको। तो उस तरीके से मैनेज करेंगे वो लोग। वो डिपेंड करता है कि कौन सा, मतलब कौन सा बैंक से आपको मिल रहा है, मतलब कि पोर्टल पे दिखता है वो कि इतने वैल्यू का इतना रुपया देना पड़ेगा, इतने लोन का अमाउंट का इतना रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसा एक वैल्यूएशन रहता है उन लोग का। अगर समझो यही आईसीआईसी बैंक से ले रहे होते हैं तो ज्यादा मैं देता हूँ। ओके, ये तो कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसने 10 करोड़ का 1 करोड़ में दिया, तो वो उधर भी कंपटीशन रहेगा। गेटिंग द पॉइंट, समझ में? तो इसको गुड्स बोलना है। ओके, ये सर्विस नहीं, गुड्स है।
उसके बाद रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ओके, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स का मतलब क्या, देखो अगर अपना बाइक या फिर कार ओके बहुत सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका टायर पूरा घिस जाता है। ओके, टायर पूरा घिस गया, अभी हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, वो टायर का रीट्रेडिंग करवा ले। ओके, रीट्रेडिंग करवाना मतलब कि उधर जो ग्रिप रहता है ना जिगजैग वाला, वो ग्रिप को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा लगवा सकते हैं। उसका एक प्रोसेस रहता है। तो अगर हम लोग किसी गैरेज पे जाके रीट्रेडिंग करवा रहे तो वी आर टेकिंग सर्विस। लेकिन अगर हम लोग कोई रीट्रेडेड टायर खरीद रहे हैं, रीट्रेडेड टायर, हम लोग गुड्स ले रहे हैं बस। समझ में आया? तो अपना ये वाले सर्कुलर जो है अभी यहां के जो सबसे पहला आर्टवर्क गैलरीज। आर्टवर्क गैलरीज का सर्कुलर, अभी इसका मीनिंग क्या देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेंटिंग बनाया और मैंने गैलरी में भेजा। और गैलरी क्या करता है, उस पेंटिंग को एग्जिबिट करता है। ओके, अपने उधर पूरा उन लोग का हॉल वगैरह रहेगा, वहां पर कुछ मीटिंग वगैरह रहेगा तो उधर पेंटिंग लगाए अपना, तो सब बायर पेंटिंग देखने को आएंगे। ओके, नीचे प्राइस लिखा रहेगा, ओके पेंटर का नाम रहेगा। तो जब मैंने गैलरी को पेंटिंग भेजा, जब मैंने गैलरी को पेंटिंग भेजा, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। कब मानेंगे, जब बायर उसको सिलेक्ट करेगा। सिंपल। ओके, जब बायर उसको सिलेक्ट करेगा तब हम लोग उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। जब भी हम लोगों ने भेजा तब नहीं मानेंगे। आया समझ में? क्लियर है क्या? इतना ही इसमें। सेकंड, डाउट? क्लियर है यहां तक? सेकंड, जॉइंट वेंचर्स। ओके, जॉइंट वेंचर के इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर समझो कि दो को वेंचर्स है, को वेंचर समझ में आता है? जॉइंट वेंचर में जो दो लोग पार्टनर बोलते हैं हम लोग। ओके, वो दो को वेंचर साथ में आ रहे हैं एंड एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, से मारुति एंड सुजुकी। ओके, मारुति सुजुकी करके एक जॉइंट वेंचर बनाया। ओके, अभी समझो कि इन लोग को एक मशीन खरीदने का था। क्या खरीदने का था? मशीन। तो मारुति 20 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है, सुजुकी 20 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये लोग 40 लाख का मशीन ले रहे हैं। तो जो जॉइंट वेंचर में पैसा आया 20-20 लाख रुपया, ओके, उसको हम लोग नॉट अ सप्लाई बोलेंगे। सिंपल, क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ये, खाली पैसा आया है, खाली पैसा आया जॉइंट वेंचर के अकाउंट में। ओके, खाली अकाउंट में पैसा आया, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। खाली पैसा आया तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है क्या? लेकिन अगर मान के चलो कि वो मशीन ऑलरेडी मारुति के पास था, मारुति क्या करता है, वो मशीन को जॉइंट वेंचर में लेके आया यूज करने के लिए और उसका पैसा चार्ज कर रहा है जॉइंट वेंचर से, तो इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर पैसा लेके आए, कैश कॉल्स, कैश कॉल का मतलब होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ओके, कैश कॉल का मतलब क्या? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैश कॉल बाय जॉइंट वेंचर, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैश कॉल्स इज नॉट अ सप्लाई, बट वेन एवर अ को वेंचरर ब्रिंग्स हिज मशीन, उसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे। क्लियर है क्या पॉइंट? समझ में? खुद का मशीन लेके आया तो अभी सर्विस चार्जेस लूंगा ना, रेंटल लूंगा, तो उसको हम लोग सर्विस बोलेंगे। तीसरा, माउंटिंग ऑफ बस बॉडीज ऑन चेजी। माउंटिंग ऑफ बस बॉडी ऑन चेजी। अभी इसमें क्या लिखा है देखो। फॉर एग्जाम्पल ये बस का जो अपर पार्ट रहता है, ओके, ये एंड ये बस का जो नीचे का एरिया रहता है, ओके, जिसमें टायर वगैरह रहता है, ओके, ये चेजी है। ओके, इसको हम लोग चेजी बोलते हैं एंड इसको हम लोग बस बॉडी बोलते हैं। ओके, ये जो बस बॉडी है ये चेजी के ऊपर फिट होना चाहिए तो ही पूरा बस चलेगा ना, बराबर है?
लोगों ने समझो बस बॉडी खरीदा ए से, चेजी खरीदा बी से, और हम लोग सी के पास गए और सी को बोला कि आप क्या करके दो, माउंटिंग करके दो। माउंटिंग मतलब कि वेल्डिंग, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में वेल्डिंग बोलते हैं उसको। वेल्डिंग समझ में आता है? दो चीज को जोड़ना, उसको बोलते हैं वेल्डिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है, बस बॉडी चेजी के ऊपर माउंट हो रहा है। माउंटिंग समझ में आता है? माउंटिंग, वेल्डिंग मतलब माउंटिंग बेसिकली। तो यहां पर सी हम लोग को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है कि गुड्स दे रहा है? सर्विस दे रहा है। समझ में आया सबको? लेकिन अगर हम लोगों ने ए को ही बोला कि आप हम लोग को बस बॉडी बेच रहे हो, एक काम करो, ये लो चेजी हम लेके आए, क्या कर दो, इसके ऊपर माउंटिंग कर दो आप, तो अभी हम लोग को ए क्या बेच रहा है, गुड्स की सर्विस। गुड्स की सर्विस, कौन? गुड्स, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है। देखो वो हम लोग को बस बॉडी बेच रहा है एंड साथ में माउंटिंग भी करके दे रहा है, तो यहां पर ये गुड्स प्लस सर्विस है। लेकिन एंटायरली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, क्योंकि प्रिडोमिनेंट सप्लाई वाज बस बॉडी। ओके, बस बॉडी का चार्ज अगर 20 लाख है तो माउंटिंग का 20,000 ही होगा। समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? मतलब कि अगर थर्ड पार्टी से माउंटिंग करवा रहे दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर हम लोग जो बस बॉडी वाला पर्सन है उसी से माउंट करवा के ले रहे देन इट विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। क्लियर है? अगला नेक्स्ट, सर्विसिंग ऑफ कार। नेक्स्ट इज सर्विसिंग ऑफ कार। फॉर एग्जाम्पल अपना कार खराब हुआ, ओके, तो हम लोग गैरेज में जाते हैं जब, तो वो हम लोग को एक चीज के बजाय 5 चीज और बता देगा कि ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब है। ओके, ऐसा हर एक चीज अपने को बता देगा, सब कुछ खराब ही है। ओके, तो एग्जाम्पल उसने हम लोग को बोला कि ब्रेक भी खराब हो गया आपका, वो क्लच प्लेट पूरा गया है, टायर भी चेंज करना पड़ेगा, ओके, सीट कवर भी नया ले लो। ओके, ऐसा 4-5 उसने आइडेंटिफाई किया और बोलता है इंजन ऑयल भी चेंज। तो मैं बोला ठीक है करवा लेते हैं, ओके, वन टाइम कॉस्ट है, अगली बार बाद में आराम से आएंगे। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग ने क्या करवा ली, ठीक करवा ली, रिपेयरिंग करवा लिया। अभी जो गैरेज वाला है, गैरेज वाला, वो गैरेज वाले के पास ये सब पार्ट रहेगा नहीं। ओके, वो क्या करेगा, कहीं से परचेस करेगा। ओके, पार्ट्स कहीं से परचेस करेगा एंड फिर क्या करेगा, वो फिट करेगा एंड अपना सर्विस चार्जेस ले लेगा। सिंपल। ओके, ब्रेक मेरे पास नहीं है पर मेरे को ब्रेक लगाने को आता है, ओके, फिट करने को आता है। ओके, तो मैंने क्या किया, ब्रेक परचेस किया बाहर से और ब्रेक का फिटिंग कर दिया। तो मैं यहां पर क्या क्या कॉस्ट रिकवर करूंगा सामने वाले से, ब्रेक दैट इज गुड्स का कॉस्ट प्लस ब्रेक को लगाने का सर्विस चार्ज। सिंपल। तो ये सब वही हो रहा है। ओके, मैं ब्रेक बाहर से खरीद रहा हूं, क्लच बाहर से खरीदा, टायर बाहर से खरीदा, सीट कवर बाहर से खरीदा, इंजन ऑयल बाहर से खरीदा, ये सब बाहर से खरीद के मैं फिटिंग करके दे रहा हूं। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? तो यहां पर मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, तुम लोगों को कैलकुलेशन करना है। ओके, ब्रेक हुआ से 2,000 रुपए का, इसके ऊपर 18% जीएसटी था। ओके, क्लच से 1,500 रुपए का हुआ, इसके ऊपर भी 18% था। टायर 6,000 का हुआ, इसके ऊपर 28% जीएसटी। ओके, सीट कवर 2,000, थोड़ा अलग लेता हूं, 2,500 का हुआ, ओके, इसके ऊपर 12% जीएसटी एंड इंजन ऑयल से 1,200 रुपए का है, इसके ऊपर 28% जीएसटी। टोटल तुम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आईटीसी अमाउंट। ओके, तुम लोग को आईटीसी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, खाली मल्टीप्लाई करके आईटीसी का अमाउंट कैलकुलेट करना। बंद करने
2946, सबका है 2946। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? टोटल कॉस्ट देखो, हाँ 13,200। ओके, नाउ लिसन, अभी मैं सामने वाले को चार्ज कर रहा हूं से 1500 रुपया, सॉरी 15,000 रुपया। ओके, मैं 15,000 रुपया चार्ज कर रहा हूं सामने वाले को। मेरा कॉस्ट कितना है? 13,200। मैंने चार्ज कितना किया? 15,000 चार्ज किया। ओके, एक ही लाइन आइटम चार्ज किया, बोला कि टोटल सर्विस चार्जेस 15,000, इसके अंदर गुड्स भी आ गया एंड सर्विस भी आ गया। कितना अमाउंट आएगा मेरे को? जीएसटी पेएबल 18%। लायबिलिटी 2,700 का है, आईटीसी कितने का था? 2946 का। अभी ध्यान से देखो इधर, हम लोग प्रॉफिट में होने के बावजूद हम लोग का लायबिलिटी आईटीसी से कम है। देखो, वैल्यू एडिशन तो किया ना अपन ने, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? हम लोग का लायबिलिटी कम आ रहा है एज कंपेयर टू आईटीसी। समझ में क्या हुआ यहां पर? इसीलिए ये सर्कुलर है। अभी सर्कुलर का लॉजिक समझ में आया क्यों सर्कुलर लाया? क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग प्रॉफिट में होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, हम लोग का लायबिलिटी कम आ रहा है एज कंपेयर टू आईटीसी। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये सर्कुलर में हम लोग एक मेथड आपको दे रहे हैं, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते। क्या मेथड दिया? देखो, बोलते हैं कि आप लोग गुड्स का जो चार्ज कर रहे हो वो इनवॉइस पे अलग से लिखो। अभी ब्रेक का हम लोगों ने 2,500 चार्ज किया, अभी क्लच का 2,000 चार्ज किया, और बढ़ा के ही बोलता है ना, थोड़ा बड़ा, ये तो परचेज प्राइस है, वो थोड़ा इंक्रीज करके ही बोलेगा। चलो मान के चलो कि सेम बोलता है, और अगर सेम बोलेगा तो क्या हम लोग लेंगे? ये सेम टू सेम पूरा कॉस्ट ले लेंगे। ओके, इसके साथ साथ हम लोग का 1,800 रुपए का सर्विस चार्जेस ऐड हो जाएगा। 1,800 कैसे? 15,000 हम लोगों ने कोट किया ना उसको, अभी इस बार हम लोग 15,000 इस तरीके से कोट करेंगे। ओके, ये तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कोट करेंगे ही। ओके, इसके साथ साथ हम लोग को नीचे 1,800 कोट करना है। क्लियर है क्या? तो गवर्नमेंट से अगर आप ऐसा करते हो तो गुड्स के ऊपर कौन सा रेट लगाना पड़ेगा आपको? गुड्स का रेट, अभी जो प्राइस पे, जो रेट पे आपने गुड्स परचेज किया वही जीएसटी का रेट इसके ऊपर लगाओ, और 1,800 के ऊपर 18%। तो ऐसे में कभी आपका उल्टा नहीं आएगा। देखो, आईटीसी जो है वो यही है ना, अगर तो मिनिमम लायबिलिटी आपका आईटीसी का अमाउंट तो आएगा ही, उसके साथ ये एक्स्ट्रा पेएबल आ जाएगा। तो आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आईटीसी बचा हुआ है। समझ में आया क्या? और अपन हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग कर सकते हैं, हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग कर सकते हैं हम लोग। अगर ऐसा नहीं कि ये ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने ऐसा किया तो सब में ऐसा ही करना, ऐसा कुछ नहीं। हर ट्रांजैक्शन में यू कैन चेंज द ट्रीटमेंट। कभी कभी वन दैट इज लमसम बिलिंग करो 18,000, ओके, कभी अलग अलग बिलिंग करो, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। समझ में? अभी जो बड़ा बड़ा गैरेज रहता है, ओके, वो लोग का लमसम बिलिंग में भी उनका उल्टा नहीं आएगा, क्योंकि उनका मार्जिन बहुत ज्यादा रहेगा। ओके, उनके गैरेज के जो चार्जेस है उसमें तो नैनो आ जाएगा। ओके, इतना बड़ा चार्जेस रहता है वो लोग का। ओके, वो पॉर्श वगैरह हो गया। ओके, तो उन सब का चार्ज बहुत रहता है, तो उधर वो लोग क्या करते हैं, लमसम बिलिंग करेंगे तो भी आएगा। क्लियर है क्या? बोलो, कुछ डाउट है इसमें? तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप लोग एक ही लाइन आइटम चार्ज कर रहे हो तो उसके ऊपर 18% आएगा। एंड अगर आप लोग गुड्स का लाइन आइटम वाइज चार्ज कर रहे हो, लाइन आइटम वाइज मतलब कि ब्रेक, क्लच वगैरह वगैरह, तो जो आपने गुड्स का खर्चा किया उसके ऊपर गुड्स का रेट, एंड जो नीचे सर्विस चार्जेस रहेगा उसके ऊपर 18%। क्लियर है सबको?
हाँ नहीं, हर बार ऑप्शन तो है ही, पर हर बार आपका ऐसा होना ही चाहिए था, हर बार पे करने को आना ही चाहिए जीएसटी, अनलेस आपके पास स्टॉक में ज्यादा गुड्स नहीं। अभी समझो कि एक ब्रेक खरीदा तो वो बोलता 2000 में, वो बोलता है 3 ब्रेक खरीदोगे तो 5000 में, तो मैं क्या करूंगा? 3 ब्रेक एक साथ ले लूंगा ना, अगले कस्टमर में काम आएगा, तो मेरा आईटीसी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। समझा? ऐसा नहीं कि हम लोग 1 to 1 खरीदेंगे, हम लोग को जो जरूरत है वो एक साथ 3-4 आइटम खरीद लेते हैं, हम लोग 3-4 क्वांटिटी में खरीद लेंगे, तो आईटीसी अपना बढ़ेगा। ओके, जीएसटी मतलब हर बार पेएबल ही आना चाहिए। आईटीसी बचता है तो उसका रीजन ये है कि आपके पास स्टॉक में गुड्स है। हाँ ओके, भरने भी नहीं आएगा तो फिर आप लोग का कैश में सेल होगा फिर। हाँ कंपल्सरी नहीं, जैसे करना है। हाँ हाँ चलेगा ना। हाँ हाँ कर सकते। हाँ हाँ, डाउट था किसी को कुछ? हाँ देखो, लमसम चार्ज किया आपने तो अपने सर्विस चार्जेस के नाम से चार्ज किया, आपने उसको ब्रेक नहीं बेचा है, आपने ब्रेक लगा के दिया है। आया पॉइंट समझ में? हाँ नहीं वो बराबर है आपका, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या होएगा, आपका जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल वो ब्लॉक हो जाएगा। देखो आपके जेब से 294 गया, सामने वाला 2700 दे रहा है, तो जितना बच गया वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐसे ही पड़े रहेगा। ओके, तो वर्किंग कैपिटल आपका ब्लॉक हो गया। ओके, तो लोग क्या करेंगे, ये आईटीसी को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वर्किंग कैपिटल तो रिलीज हो जाए। आया समझ में? हाँ और कुछ? हाँ। खाली कार का रिपेयरिंग एंड बाइक का रिपेयरिंग, ये सर्कुलर स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट कर रहा है। ओके, तो कार एंड बाइक के रिपेयरिंग में, कार बाइक ट्रक वगैरह, मतलब कि कोई व्हीकल के रिपेयरिंग में ही सर्कुलर। हाँ बोलो। अच्छा, चलो उसके बाद गैस टैंकर सर्विसेज। ओके, गैस टैंकर सर्विस मतलब कि जो लोग शो वगैरह होस्ट करते हैं। ओके, समझो कोई आज तक चैनल पे 1 घंटा अगर समझो किसी होस्ट को दिया, बोला कि आप समझो कि नया साल आ रहा है एग्जाम्पल, तो कुंडली बताते सब नए साल में आपका क्या रहेगा, तो आपको 1 घंटा दिया उसके लिए। ओके, आप गेस्ट हो, आपको बोला 1 घंटा आप बात करो। ओके, अलग अलग कुंडलियों के ऊपर आप बात करो, अलग अलग राशि के ऊपर बात करो, तो गेस्ट एंकर हो। ओके, अभी उसके साथ एक बंदा बैठेगा आज तक का। ओके, वो बोलेगा कि इसमें क्या होगा, फिर वो आंसर देगा, फिर वो बोलेगा इसका क्या होगा, तो ऐसा इसको बोलते गेस्ट एंकर। ओके, तो गेस्ट एंकर में जो एंकर को पैसा मिल रहा है, मतलब जो वो राशि भविष्य बता रहा है, ओके, उसको जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा बोल रहा है। ओके, सिंपल उतना ही बोला। ओके, और यहां पर बोला 20 लाख 10 लाख का लिमिट मिलेगा, मतलब वो जो पर्सन है एस्ट्रोलॉजर, उसका टर्नओवर अगर 20 लाख के ऊपर रहेगा तो ही जीएसटी भरेगा वो, नहीं तो नहीं भरेगा। समझ में? अभी यहां पर गेस्ट एंकर कवर्ड है, गेस्ट एंकर मतलब कभी कभार आने वाले लोग, लेकिन जो रेगुलर है, जैसे आपकी अदालत, ओके, रजत शर्मा, ओके, वो रेगुलर है, अगर 20 साल से उनका शो हो रहा है, ओके, तो इज रेगुलर, वो गेस्ट एंकर नहीं हुआ। गेस्ट एंकर मतलब कोई स्पेशल ओकेजन में, समझो बजट है, तो बजट पे 4 लोग को बुलाए तो लोग बात करने को, तो उनको पैसा दिया, तो दैट आर कॉल्ड एज गेस्ट एंकर। ओके, जो रेगुलर वही शो उधर हेल्ड कर रहा है हर हफ्ते या फिर हर रोज, तो वो गेस्ट एंकर नहीं है। समझ में? तो उसका जो अमाउंट है इट वुड बी कंसिडर सैलरी टाइप, क्योंकि फिक्स ही रहेगा उनका, पर शो फिक्स रहेगा। समझ में? ओके, उसके बाद
सप्लाई ऑफ फूड इन सिनेमा हॉल, एकदम सिंपल सर्कुलर है। अभी अगर मूवी देखने गए अपन, ओके, तो मूवी देखने में बाहर खाने पीने का भी रहता है। ओके, समझो ये थिएटर है। ओके, यहां पर खाने पीने का फूड स्टॉल वगैरह होगा। ओके, यहां पर फूड काउंटर्स होते हैं। तो अज्यूम करो कि हम लोग को टिकट मिला है 500 रुपए का मूवी देखने का, और खाना हम लोग का ऑप्शनल है, अगर खाने का है तो खाओ, ऐसा है। ओके, ऑप्शनल है खाना पीना। ओके, अपना जो एग्जीबिशन ऑफ अपना सिनेमा है उसके ऊपर जीएसटी का रेट से 28% है, एंड खाने पीने पे इट इज 5%। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगा यहां पर कि हम लोग मूवी देखने गए, ओके, 500 रुपए का टिकट लिया, 28% जीएसटी, और हम लोग इंटरवल में बाहर आके खा रहे हैं। ओके, तो खाने के ऊपर यहां पर कौन सा रेट लगेगा? खाने पीने का रेट लगेगा। ओके, दैट इज 5%। लेकिन अगर मान के चलो कि मूवी के टिकट में, ओके, इंक्लूडिंग है, मतलब कि 800 रुपया लिया आपसे, बोलता है इंक्लूडिंग फूड, तो इसके ऊपर 28% लगा है। कौन सा रेट आएगा इसके ऊपर? पूरा 28 ही आएगा, क्योंकि इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। फिर तो इसमें प्रिडोमिनेंट सप्लाई क्या हुआ? मूवी देखना इज अ प्रिडोमिनेंट, तो यहां पर रेट कौन सा आएगा? मूवी का 28%। क्लियर है क्या? तो इन सिंपल वर्ड्स, खाने पीने का प्राइस अगर टिकट में रहेगा तो जो मूवी का जीएसटी रेट है वो आएगा, और अगर खाने पीने का मूवी के टिकट के प्राइस में इंक्लूडेड नहीं रहेगा, अलग से रहेगा, तो अलग से रेट आएगा। क्लियर है क्या? सिंपल। टैक्सेबिलिटी ऑफ डेरिवेटिव्स, ओके, ये सब सिक्योरिटीज है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ओके, इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं आता है। लेकिन अगर आपका फिजिकल सेटलमेंट होता है, फिजिकल सेटलमेंट मतलब कि समझो आप लोगों ने बोला कि 1000 किलो, 1000 क्वांटिटी, 1000 किलो वीट एग्जाम्पल, इसका प्राइस आगे जाके आपने सोचा कि 6 महीने में भाव बढ़ेगा, फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा। ओके, तो आप लोगों ने जब प्राइस बढ़ेगा, तो जब प्राइस बढ़ रहा है तब आप समझो बेच रहे हो उसको, पर क्या आपने एक्चुअल में वो 1000 क्वांटिटी खरीदा था क्या? नहीं, वो खाली ऑन पेपर था। ओके, तो यहां पर जो डिफरेंशियल अमाउंट रहेगा उसमें सेटलमेंट होता है। समझो आपने 5 रुपए में बाय किया और बाद में 10 रुपए में सेल किया, तो सेटलमेंट कैसे होगा? वो डिफरेंस के 5 का सेटलमेंट होगा। आया समझ में? तो यहां पर एक्चुअल हम लोग थोड़ी खरीदते हैं वो क्वांटिटीज। समझो हम लोगों ने कि गोल्ड का फ्यूचर बाय किया, ओके, से 70,000 में, तो सच में थोड़ी ना हम लोगों ने 1 तोला सोना लिया, वो तो खाली फ्यूचर बाय किया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइंग तो बाय नहीं किया हमने। ओके, अंडरलाइंग से रिलेटेड फ्यूचर बाय किया। क्लियर है? तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर गोल्ड बाय किया रहता 1 तोला तो आता, लेकिन गोल्ड का फ्यूचर बाय किया तो नो जीएसटी। क्लियर है? ओके, जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन सिक्योर्ड डेट। ओके, सिक्योर्ड डेट मतलब कि हम लोग समझो किसी का डेट को भी टेक ओवर कर रहे हैं। ओके, अगर हम लोगों ने किसी एंटिटी को परचेस किया तो उसको जो मिलने वाला है उसके कस्टमर से, वो भी हम लोग टेक ओवर करते हैं। समझो बैलेंस शीट है, उसमें डेटर दिख रहा है, डेटर 1 करोड़, तो अभी हम लोग क्या करते, वो डेटर को, मतलब वो डेटर से रिकवर करने का राइट हम लोग ले लेते, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस परचेस करें ना, बिजनेस परचेस करने पे जीएसटी नहीं है। ओके, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो अगर हम लोगों ने किसी बिजनेस के डेटर को, मतलब डेट को टेक ओवर किया, देन ऑल्सो नो जीएसटी। क्लियर है? ओके, उसके बाद बाकी का भी कुछ ट्रांजेक्शन है, जैसे इंटरेस्ट स्वैप, मतलब हम लोग जो एएफएम में तुम लोग पढ़ोगे, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योर करते हैं पोजीशन लेके कि हाँ हेज करना। ओके, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप वगैरह किया तो वो सब के ऊपर कोई जीएसटी नहीं, सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांजेक्शन है, तो कोई जीएसटी नहीं आएगा इन सब के ऊपर। तो एक ब्रेक लेते हैं, अपना ऑलमोस्ट हो गया है। एक काम करते रहो, एक ही सर्कुलर बाकी वो भी कर लेते हैं, उसके बाद ही लेते हैं ये वाला। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने चैरिटेबल एंटिटी को पैसा डोनेट किया,
ओके, चैरिटेबल एंटिटी, ट्रस्ट, ट्रस्ट को हमने पैसा डोनेट किया। अभी ट्रस्ट क्या करता है, हम लोग को ग्रेटिट्यूड के तरीके से हम लोग का फोटो लगा देता है, हार के साथ नहीं, ऐसे लगा ओके, एक फोटो लगा दिया उसके ट्रस्ट में, क्योंकि वो भोजनशाला में रहता ना ऐसा लाइन से फोटोस, मालूम है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ अगर रहेगा तो, ओके, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट रह सकता है, उसका गांव रह सकता है, ऐसा सब अलग अलग रहता है, तो ऐसा फोटो लगाते हैं लाइन से। तो वो फोटो जो लगाया है वो एज अ ग्रेटिट्यूड है, सब लोगों ने डोनेट किया, इसके लगाया फोटो। अभी यहां पर जो चैरिटेबल एंटिटी को पैसा मिला, क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, वो सोचना है। ओके, नहीं आएगा, क्योंकि वो डोनेशन है, मतलब कि ट्रस्ट कुछ कर नहीं रहा है। ओके, 1 लाख रुपया दिया, ओके, उन लोगों ने कुछ किया क्या, नहीं, खाली फोटो लगाया। फोटो क्यों लगाया, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन मान के चलो फोटो लगाया और नीचे लिखा CA में, ओके, फॉर्म का नाम लिखा, ओके, उसके बाद लिखा कि कहां पे प्रैक्टिस है, एरिया लिखा, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज लिखा, सब कुछ लिख दिया उधर, यूट्यूब चैनल का नाम। तो अभी यहां पर प्रमोशन हो रहा है आपका। ओके, आपने 1 लाख रुपया दिया तो आपका प्रमोशन हो रहा है, तो यहां पर गवर्नमेंट से इस चैरिटेबल एंटिटी को जीएसटी भरना पड़ेगा, है समझ में, क्योंकि वो प्रमोशन कर रहा है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ, पढ़ते एक बार। When the name of the donor is displayed in recipient's institution's premises, which can be said to be an expression of gratitude, okay, and public recognition of donors act of philanthropy, and is not aimed at giving publicity, okay, publicity देने का कोई इरादा नहीं है, okay, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। okay, तो यहां पर 3 कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो जीएसटी नहीं आएगा। सबसे पहला, गिफ्ट हम लोगों ने किसको दिया या डोनेशन किसको दिया, चैरिटेबल एंटिटी को देना चाहिए। दूसरा, डोनेशन के तरीके से दो, डोनेशन के तरीके से मतलब आप रिटर्न में एक्सपेक्ट मत करो कुछ, आपने पैसा दिया, ओके, आपको पुण्य मिलेगा, ओके, उतना एक्सपेक्ट करो, बाकी आपको इन काइंड या फिर कुछ प्रमोशन नहीं मिलेगा। ओके, तीसरा, पर्पज इज फिलैंथ्रोपिक, मतलब इट लीड्स टू नो कमर्शियल गेन। ओके, आपका पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए, वो प्योरली कमर्शियल होना चाहिए, सॉरी प्योरली फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए। ओके, कमर्शियल पर्पस नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? अगर आपका कमर्शियल पर्पस, एग्जांपल आप लोगों ने कुछ टाइल्स डोनेट किया, ओके, उन लोगों ने लिखा कि टाइल डोनेटेड बाय, ओके, दिस कंपनी, ओके, लोकेटेड इन दिस एरिया, तो वो टाइल देने वाले का पब्लिक हो, मतलब बोलते हैं पब्लिसिटी कर रहे हो, खाली नाम लिखेंगे तो चलेगा, टाइल डोनेटेड बाय मिस्टर सो एंड सो ऑन ओकेजन ऑफ XYZ, ओके, कुछ भी ओकेजन के ऊपर दिया, बस उतना लिखो। अब कुछ फॉर्म का नाम या फिर उस कंपनी का नाम जो टाइल बना रहा है उसका नाम वगैरह मत लिखो। आ रहे समझ में? क्लियर है क्या? तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी यहां पर नो क्लेम बोनस का ये हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे। ओके, उसके ऊपर एक कॉस्ट पेट्रोलियम का रहेगा, ये हम लोग एग्जामिशन में पढ़ेंगे। एंड ये वाला जो है ये भी हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। ओके, जब ये आएगा तब मैं बता दूंगा वापस से। तो अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके बाद ब्रेक के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करें। अब तो पब्लिसिटी हो रहा है।